देखिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपको छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कई सारी चीजें पता लग जाएंगे जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति, लेखक, विचारक और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। बीजापुर और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान में समाप्त करने में छत्रपति संभाजी महाराज का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। छत्रपति संभाजी महाराज अपनी वीरता और विद्वता के लिए प्रसिद्ध हैं। छत्रपति संभाजी महाराज 13 साल की उम्र में हिंदू शास्त्रों, संस्कृत और मराठी भाषा में अच्छी पकड़ बना लिए थे और मुगल औरंगजेब के साथ छत्रपति संभाजी महाराज का संघर्ष काफी प्रसिद्ध है। संभाजी महाराज के छोटे से शासनकाल में 120 से ज्यादा युद्ध लड़े थे, लेकिन एक भी युद्ध नहीं हारा। और यही पराक्रम को देखते हुए औरंगजेब बहुत परेशान हो गया था। तो एक बार उन्होंने कसम खाया था कि जब तक छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े नहीं जाते तब तक मैं अपना सर का ताज को नहीं पहनूंगा। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के कुछ अपने ही लोगों के विश्वासघात के चलते उन्हें औरंगजेब के सेनापति मुकर्रब खान के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और 1689 के अंदर में उनका बड़ी क्रूरता और निंदनीय हत्या कर दिया जाता है। तो आइए इस वीडियो के अंदर में छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता की गाथा को, जन्म से लेकर मृत्यु तक की चीजों को जानेंगे और वो कौन थे जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ और स्वराज्य के साथ विश्वासघात किया था, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। इनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज और शिवाजी महाराज की प्रिय पत्नी साईबाई के बेटे थे। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के 2.5 साल के बाद ही उनका जो माता है साईबाई, उनका देहांत हो जाता है। माता के मृत्यु के बाद शंभू राजे का जो पालन पोषण है वो जीजाबाई ने किया था। जिस प्रकार से जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी महाराज को चीजें सिखाया था, उसी प्रकार से वो अपने पोते संभाजी महाराज को भी राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, हिंदवी स्वराज, देश धर्म और आदर्श जीवन मूल्यों को स्थापित किया था। इसके अलावा वो गणित, तर्क, भूगोल, इतिहास, रामायण, व्याकरण, पुराण, इन सब का जो ज्ञान है वो प्राप्त किया था। कांसीराम शास्त्री के द्वारा उनसे प्राप्त किया था। अब देखिए, 1666 के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में एक संधि के लिए जाना था। उस समय छत्रपति संभाजी का महाराज का जो उम्र था वो था 9 साल और ये चल रहा था कब, 1666 को। ठीक है, ये एक पूरी अलग कहानी है, तो मैं आपको अगला वीडियो में शायद ये बता दूंगा कि कैसे हुआ था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि जैसे ही हम औरंगजेब के दरबार में जाएंगे वो कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत तो करेगा ही, लेकिन वो जाते हैं और उसके साथ औरंगजेब काफी उनको बेइज्जत करता है और उसके बाद इन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। अब छोटे संभाजी महाराज छोटे होने के कारण वो इधर उधर घूम सकते थे, तो उन्होंने अपनी दिमाग लगा करके, बुद्धि का प्रयोग करके, जो फल का टोकरी होता है उसमें छुप करके किसी तरीके से वहां से औरंगजेब को चकमा दे करके वहां से निकल जाते हैं। और लगभग ये काम हुआ था 101 दिन के बाद। 101 दिन के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने रायगढ़ के किले में पहुंचे थे। तो जैसे ये दोनों व्यक्ति, पिता और पुत्र, निकल जाते हैं तो औरंगजेब अपने शहर में ऐसे हल्ला मचा देते हैं कि जहां कहीं भी पिता पुत्र के रूप में कोई भी 2 व्यक्ति दिखे तो उनको तुरंत पकड़ा जाए। तो इसके बाद क्या होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ही रायगढ़ के किले में पहुंचते हैं तो वो भी उधर से अपने घर में बता देते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज अब इस दुनिया में है ही नहीं, और उनका मृत्यु के बाद जो कार्यक्रम होता है वो भी कर दिया जाता है। क्यों? ताकि औरंगजेब को पता लग सके कि औरंगजेब को पता लग जाए कि छत्रपति संभाजी महाराज है ही नहीं इस दुनिया में, तो उसका पीछा वो नहीं करेंगे, इसीलिए ये चीज किया था। अब देखिए, जब छत्रपति संभाजी महाराज 14 साल के थे तो उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे थे, जैसे बदभूषण, नागशिक, नायिका भेद तथा साथ ये सभी ग्रंथ लिखे थे जिसमें उसकी विद्वता का परिचय है। अब देखिए, छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े बेटे होने के कारण जो छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का निर्माण के प्रयास थे उनको देखते हुए बड़े हो रहे थे। तो छत्रपति संभाजी महाराज ने कई बारी अपनी जो वीरता है, बहादुरी है, उसको साबित किया था। तो उन्होंने अपने सबसे पहले 16 साल के अंदर में रामनगर में जाके युद्ध करता है, युद्ध लड़ता है और उसको जीतता है। उसके बाद 1675 और 76 में उन्होंने कर्नाटक और गोवा के अंदर में सफल अभियान का नेतृत्व किया था। अब देखिए, जैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज का विवाह यशुबाई के साथ होता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को कोंकण के क्षेत्र में नियंत्रण मिल जाता है। अब जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज का 1680 में मृत्यु हो जाता है तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरी पत्नी और संभाजी महाराज के सौतेले मां सोयराबाई थे
वो चाह रहे थे कि उनका बेटा जो राजा राम है वो अगला छत्रपति बने। और ये बात जब छत्रपति संभाजी महाराज को पता चलता है तो उस समय संभाजी महाराज पन्हाल के किले में थे, तो वहां पर उन्होंने आक्रमण कर देते हैं और वहां से और 20 जुलाई 1680 को हिंदू परंपराओं के अनुसार छत्रपति संभाजी महाराज को अगला छत्रपति बना दिया जाता है। और छत्रपति बनने के बाद ही, राजा बनने के बाद ही वो हिंदवी और धर्मोद्धारक की उपाधि को धारण करता है। और उसके बाद सोयराबाई, उनके बेटे राजाराम और उनकी पत्नी जानकी बाई तीनों को ही बंदी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोयराबाई जो थे वो छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहे थे, इसीलिए इनको गिरफ्तार कर लिया था। छत्रपति संभाजी महाराज अगला छत्रपति बनने के बाद वो प्रजा कल्याण के लिए काफी सारे काम कर रहे थे, जैसे किसानों के ऊपर में टैक्स को कम कर दिया, फ्री उपचार की व्यवस्था करा दिया। छत्रपति संभाजी महाराज अपने प्रांत में उन हिंदुओं को सी हिंदू पुनः निर्माण समिति एक अलग से विभाग बना दिया गया था उन हिंदुओं के लिए जो किसी कारणवश अन्य धर्म में परिवर्तन हो गए थे। छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास में हरसुल गांव के एक ब्राह्मण कुलकर्णी जो मुगलों के द्वारा जबरन मुसलमान बना दिया गया था, तो वो फिर से वापस हिंदू धर्म में आना चाह रहे थे, लेकिन उनके गांव वालों ने उनका कोई भी परवाह नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने इस बात को और अपनी व्यथा को छत्रपति संभाजी महाराज को बताया, उन्होंने पुनः परिवर्तन समारोह का व्यवस्था की और उन्हें फिर से हिंदू बना दिया गया। छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद 3 महीने के बाद वो अगला छत्रपति बने थे। और वो छत्रपति राजा बनने के बाद सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो बुरहानपुर के ऊपर में आक्रमण करता है। और बुरहानपुर उस टाइम में औरंगजेब का राजधानी हुआ करता था, तो यहाँ पर बहुत सारा बहुत सारा पैसा वगैरह यहाँ पर था, पूरी तरीके से लूटता है, इनको पूरा का पूरा बुरहानपुर को खत्म कर देता है। जब औरंगजेब को ये बात पता चला कि बुरहानपुर पर छत्रपति संभाजी महाराज ने आक्रमण कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, तो औरंगजेब ने एक हिंदू राजा के खिलाफ एक हिंदू राजा को लड़ाने का साजिश कर दिया। उन्होंने मैसूर के राजा चिक्कादेव राय को इसके खिलाफ लड़ा दिया। लेकिन मैसूर के राजा चिक्कादेव राय को संभाजी महाराज ने कई बार समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं समझा, तो उन्होंने उसको मार दिया। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज पुर्तगालियों के साथ में युद्ध किया था, क्योंकि पुर्तगाली जो थे वो मुगलों को व्यापार करने के लिए रास्ता दे रहे थे। और संभाजी महाराज का एक ही टारगेट था कि इसका जो गठबंधन है मुगल और पुर्तगालियों के बीच में, ये किसी ना किसी तरीके से हम तोड़ दे। तो वो पुर्तगालियों के ऊपर में आक्रमण करता है और इनका ऑफिसर्स को मार देता है। इस तरह करके वो अपने 9 साल के शासनकाल में, शासनकाल है 1680 से लेकर के 1689 तक, यानी कि 9 साल के शासनकाल अगर इसको हम 9 साल को अगर महीनों में कन्वर्ट करें तो लगभग कितना होता है? 108 महीना होता है। 108 महीनों में उन्होंने 120 से ज्यादा युद्ध लड़े थे। और सबसे हैरान की बात यह है कि उन्होंने एक भी युद्ध आज तक हारा ही नहीं था। लेकिन अब बात यह है कि वो क्यों पकड़े गए मुगलों के द्वारा, तो आइए जानते हैं। अब देखिए, गनौजी सिरके के द्वारा संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात, ये किस प्रकार से वह समझते हैं। अब देखिए, छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत में पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने का एक योजना बनाया था। और ये योजना की आगे की कार्रवाई का जो बैठक होना था वो होना था संगमेश्वर में। अब थोड़ा सा हम ये जान लेते कि ये व्यक्ति कौन है, गनौजी सिरके कौन थे। तो देखिए, गनौजी सिरके जो थे ये छत्रपति संभाजी महाराज के पत्नी जो येसुबाई थे उनके भाई थे, और छत्रपति संभाजी महाराज के बहन की पति थे ये। और इनका जो विश्वासघात किया था इन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज और स्वराज्य के साथ, वो विश्वासघात किया था वतन और जागीर के लिए किया था। इनका मानना था कि जो सिंगारपुर और दाभोल का 2 क्षेत्र है वहां पर वतन यानी कि जागीर वंशागुणत मिलना चाहिए। तो इसी चीज को लेकर के ये येसुबाई के साथ सबसे पहले बात किया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी इन्होंने बात किया, तो उन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज था वो वतन जागीर के खिलाफ था। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को वतन जागीर का हकदार दे दिया जाता तो वो उस क्षेत्र का किसानों पर और व्यक्ति का शोषण करता था, ज्यादा टैक्स वसूलता था। इसीलिए जो भी वहां पर सेना या सूबेदार काम कर रहे थे तो उनको एक नियत वेतन दिया जाता था। उन्होंने जब इस बात को छत्रपति संभाजी महाराज से भी बात की कि हमें वेतन चाहिए, तो छत्रपति संभाजी महाराज ने भी इस बात का इनकार कर दिया और वो भी इस चीज के खिलाफ थे। तब गनौजी सिरके ने स्वराज्य छोड़ करके मुगलों का साथ देने का निर्णय लिया। और जो छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश के बीच में जो दोस्ती मित्रता था वो भी इनको पसंद नहीं था। एक बार क्या होता है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने कवि कलश को मलकापुर क्षेत्र को निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। वहां पर देसाई और गनौजी के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा था। तो उस समय पर संघर्ष हिंसक के चलते ये जो गनौजी सिरके थे इन्होंने कवि कलश पर हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो कवि कलश वहां से पीछे हट जाते हैं। और जब ये छत्रपति संभाजी महाराज को पता लगता है तो वो अपने मित्र के मदद के लिए संगमेश्वर के लिए निकल जाते हैं। तभी ये जो व्यक्ति है गनौजी सिरके, इन्होंने
मुगल के सेनापति मुकर्रब खान को जाकर बता देते हैं कि अभी आपको छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो वहां पर मिल जाएंगे, यानी कि ठिकाना को, संगमेश्वर के ठिकाना को बता देते हैं। और संभाजी महाराज जितने भी गुप्त रास्तों का उपयोग करते थे उन सभी रास्तों के बारे में सिर्फ मराठा को ही पता था और किसी को पता नहीं था। तो इन्होंने जाकर उस रास्ते के बारे में मुकर्रब खान को बता देते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही संगमेश्वर के अंदर में संभाजी महाराज पहुंचते हैं, वहां पर बैठक होता है, उसके साथ में कवि कलश होते हैं और कई सारे अलग अलग सूबेदार भी आए होते हैं और वहां पर बैठक होता है। झपड़ गांव के लोगों ने कहा था कि कुछ देर तक यहाँ पर ठहर जाइए, तो उनके सम्मान के लिए छत्रपति संभाजी महाराज वहां पर कुछ देर के लिए ठहर गए और उसकी जो सेना थे उसको वापस रायगढ़ के किले में भेज देते हैं और उनके पास सिर्फ 200 सेना, कवि कलश और वो थे। होता क्या है कि मुगल के सेना आकर के संगमेश्वर को घेर लेता है और उसके बाद झपड़ गांव में एक भयंकर रक्तपात होता है। कहा जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज 48 घंटे तक लगातार युद्ध किए थे, लेकिन ये जो गनोजी सिरके है इसके विश्वासघात के चलते ही जो औरंगजेब के सेनापति मुकर्रब खान थे उन्होंने जाकर के इन दोनों को बंदी बना लेते, यानी कि कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लेते। और बंदी बनाने के बाद उसके साथ में आपको पता होगा कि जो औरंगजेब था उनका जो बेटा था, खुद का बेटा अकबर, उसको उन्होंने, उसका जो आंख है ना, उसको आंखों में गर्म लोहे के सलाखों डाल दिया था। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इनके साथ उन्होंने किस प्रकार का, मतलब किस प्रकार की बर्बरता इनके साथ किया होगा। तो दोनों को बंदी बनाने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को दोनों को जोकर का कपड़ा पहना दिया और ऊंट पे उल्टा लटकाने के बाद पूरे शहर में घुमाया और लोगों को कहा कि इसके ऊपर में पत्थर मारो, मूत्र त्यागो, गोबर फेंको। तो फिर इन दोनों व्यक्ति को औरंगजेब के पास में लाया जाता है। तो औरंगजेब जो है वो खुशी से मतलब पागल हो जाता है और वो अपना सिंहासन को छोड़ के नीचे आ जाता है। तभी जो है कवि कलेश ने कविता लिखा था और वहीं पर कहा था कि यावन रावण की सभा, शंभु बंधे बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम, खूब खेलियो रण रंग, राजन हो तुम साचे, खूब लड़ियो तुम जंग, तयो तू तेज निहारी के तख्त जयो औरंग। इसका मतलब यह है कि जैसे रावण की सभा था और बजरंगबली को बांध करके ले जा रहा था, उसी प्रकार से औरंगजेब के दरबार में आपको बांध करके ले जा रहा है। और आपने जो इतना महान युद्ध किया है, उस रक्त की वजह से आपका शरीर जो है वो लाल दिख रहा है। जैसे बजरंगबली शरीर में सिंदूर लगा के कैसे लाल दिखते थे, उसी प्रकार से जिस तरह से सूर्योदय होने के बाद जुगनी अपने चमक को खो देता है, उसी प्रकार से शंभू राजे आपका तेज को देख करके औरंगजेब ने अपना सिंहासन को त्याग दिया है। और ये चीज सुनने के बाद औरंगजेब का दिमाग बहुत मतलब गुस्सा हो जाता, बहुत ज्यादा, और फिर वो आदेश दे देते हैं कि कवि कलश का जो जीव है वो उखाड़ लिया जाए। उसके बाद औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज के सामने 3 प्रस्ताव रखते हैं। पहला नंबर ये पूछते हैं कि आपके पास जो भी धन दौलत है वो सब हमारे हवाले कर दो। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा मुगल है जो तुम्हारा मदद कर रहा है, और तीसरा नंबर, तुम इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज इसको नहीं मानते और वो कहते हैं कि धर्म हमारा प्राण है औरंगजेब, और प्राण को हम कभी नहीं छोड़ सकते। अब जब ये तीनों प्रस्ताव को छत्रपति संभाजी महाराज अस्वीकार कर देते हैं, तो औरंगजेब उनको इस चीज को मनाने के लिए उनको यातनाएं देना शुरू करता है। सबसे पहले उनके एक एक करके अंगुली के नाखून को चिमटे के द्वारा से निकाल दिया जाता है, उनके शरीर के खाल को उधेड़ दिया जाता है, और फिर वो अगला दिन आते, मिलते और उनसे एक ही सवाल करते हैं कि इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें या जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन वो नहीं मानते। उसके बाद एक बार औरंगजेब गुस्सा में आकर के उन्होंने आदेश दे दिया था कि शिवाजी महाराज का जो जीव है वो उखाड़ लिया जाए। उसके कुछ दिनों के बाद में उनका आंखें फोड़ दिया, गर्म लोहे की सलाखों से उनके आंखें निकाल लिया। उसके बाद उनके हाथ काटे गए, पैर काटे गए, शरीर का हर एक अंग लगभग काट ही दिया था, और अंत में उनका जो है सर को धड़ से अलग कर दिया था। औरंगजेब ने तो संभाजी महाराज को कहा था कि संभाजी महाराज, अगर तुम्हारे जैसा मेरा एक भी बेटा होता ना, तो भारत तो क्या, मैं पूरे विश्व को जीत लेता। औरंगजेब ने कहा था कि हमने उसकी आंखें निकाल ली, लेकिन उसकी आंखें कभी हमारे सामने नहीं झुका। उनके हमने जवान खींच लिए, लेकिन उनके जवान कभी हमारे सामने नहीं लड़खड़ाए। उनके हमने गर्दनें काट दी, लेकिन उनका गर्दन हमारे सामने कभी नहीं झुका। सच में छावा था वो, छावा शेर का, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, परम प्रक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। ये 40 दिन की बलिदान के बाद पूरे मराठा साम्राज्य और जितने भी हिंदू राजा थे सब एकत्रित हो जाते हैं, और उसके बाद जो होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर संभाजी महाराज चाहते तो बाकी राजाओं की तरह संधि करके आराम से जिंदगी को काट सकते
सकते थे, लेकिन संभाजी महाराज ने कभी भी अपने स्वाभिमान और स्वराज्य के साथ में समझौता नहीं किया। हम अगली वीडियो में जानेंगे कि 40 दिन के बलिदान के बाद मराठा साम्राज्य ने फिर औरंगजेब को किस प्रकार से खत्म किया, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाए, और जिन्होंने विश्वासघात किया था गनोजी शिर्के उसका क्या हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।